हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग हाई वोल्टेज टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इसी का दूसरा नाम होता है इंसुलेशन स्ट्रेंथ चेक करना, यानी इंसुलेशन स्ट्रेंथ चेक करेंगे हम लोग ट्रांसफार्मर का कि हमारा इंसुलेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं हाई वोल्टेज पर। तो कितने प्रकार का ये हाई वोल्टेज टेस्ट होगा और इन सारे टेस्ट का हमारे पास डायग्राम क्या बनेगा, प्रोसीजर क्या क्या होगा, ये सारी बात आज हम लोग डिटेल में करने जा रहे हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि ये टॉपिक आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आइए समझते हैं हाई वोल्टेज टेस्ट क्या है। तो इसी का दूसरा नाम हमारा इंसुलेशन स्ट्रेंथ चेक है, यानी हाई वोल्टेज के अंदर हम लोग ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेशन होता है उसका इंसुलेशन का स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि हाई वोल्टेज पर भी वो प्रॉपरली हमारा काम करेगा या नहीं करेगा। तो हमने पहला पॉइंट लिखा है इंसुलेशन रेसिस्टेंस मेजर बाई मेगर डज नॉट गिव क्लियर आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेशन whether it will withstand the high voltage due to switching surge etc और not। यानी इंसुलेशन रेसिस्टेंस जो है आप मेगर की सहायता से मेज़र कर सकते हैं, लेकिन हमारा हायर वोल्टेज पर या स्विचिंग सर्ज पर या लाइटनिंग इफेक्ट पर हमारा इंसुलेशन प्रॉपरली काम कर सकेगा या नहीं, विथ स्टैंड कैपेबिलिटी उसके पास है या नहीं है, उसको मालूम करने के लिए हम लोग हाई वोल्टेज टेस्ट करते हैं, जो हमको मेगर की सहायता से मालूम नहीं चल सकता है। क्योंकि मेगर जो आपको मेज़रमेंट प्रोवाइड करेगा वो नॉर्मल स्थिति में करेगा, लेकिन यदि हमारा स्विचिंग ऑपरेशन हो रहा है, लाइटनिंग इफेक्ट हो रहा है, तो उस समय हमारे पास इंसुलेशन प्रॉपरली वर्क कर सकता है यानी विथ स्टैंड कैपेबिलिटी है या नहीं, उसी को मालूम करने के लिए हम लोग हाई वोल्टेज टेस्ट या इंसुलेशन स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो फॉर डिटरमाइनिंग दिस हाई वोल्टेज टेस्ट इज परफॉर्म फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड। क्या क्या टेस्ट करते हैं हम लोग, तीन टाइप का टेस्ट करते हैं इंसुलेशन को चेक करने के लिए, इंसुलेशन के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। पहला जो टेस्ट है वो इंड्यूस ओवर वोल्टेज टेस्ट है, दूसरा हमारा सेपरेट सोर्स वोल्टेज विथ स्टैंड टेस्ट है, और तीसरा हमारा इम्पल्स वोल्टेज विथ स्टैंड टेस्ट है। तो एक एक टेस्ट हम लोग डिटेल में बात करेंगे हम। तो फर्स्ट टेस्ट देखिए आप, फर्स्ट टेस्ट जो आपका है इंड्यूस ओवर वोल्टेज विथ स्टैंड टेस्ट। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम जो आपको दिखाया हुआ है इसके अंदर हम लोग ट्रांसफार्मर को दिखाए हुए हैं, ट्रांसफार्मर के साथ आपका एमीटर और वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और हम लोग यहाँ पर 3 फेज सोर्स दे रहे हैं जहाँ से हम लोग 3 फेज सप्लाई देंगे, वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, और इस ट्रांसफार्मर का जो हमारा इंसुलेशन है इस इंसुलेशन को चेक करेंगे कि हायर वोल्टेज पर हमारा विथ स्टैंड कैपेबिलिटी उसके अंदर है या नहीं है। तो क्या करना है हमको, इसका इस टेस्ट का एम क्या है, द एम ऑफ दिस टेस्ट इज टू टेस्ट द इंसुलेशन बिटवीन टर्न कॉइल ETC, यानी जो आपका टर्न बना हुआ है, ये कॉइल आपका है, एक वाइंडिंग है, पर फेस वाइंडिंग के अंदर भी बहुत सारा कॉइल बंधा होता है और एक कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो किसी 2 टर्न्स के अंदर जो इंसुलेशन है उसके अंदर कितनी सहने की क्षमता है, वोल्टेज सहने की क्षमता है, या हमारा 2 कॉइल के बीच में अगर इंसुलेशन दिया हुआ है तो वो इंसुलेशन की विथ स्टैंड कैपेबिलिटी कितना है, या ये आपका वाइंडिंग और आपका ट्रांसफार्मर की बॉडी है, या आप इसको अर्थ भी कह सकते हैं। तो वाइंडिंग और अर्थ के बीच में हमारा इंसुलेशन कितना अच्छे से काम कर रहा है, ये सारी बात हम लोग इस टेस्ट के माध्यम से मालूम कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग इस टेस्ट के अंदर हम लोग 3 फेज सोर्स विथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। और कितना वोल्टेज फ्रीक्वेंसी दे देंगे हम लोग, तो इसीलिए इसका जो दूसरा नाम होता है, दिस टेस्ट ऑल्सो नोन एज डबल वोल्टेज डबल फ्रीक्वेंसी टेस्ट। यानी यहाँ पर जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी हम लोग प्रोवाइड करेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर वो रेटेड वोल्टेज से जस्ट डबल करेंगे। अगर ये 11 kV का ट्रांसफार्मर है तो 11 kV का जस्ट डबल यानी 22 kV हम इसके LV साइड प्रोवाइड करेंगे। और अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ पर काम कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी हम लोग जस्ट 100 हर्ट्ज़ प्रोवाइड करेंगे। और फिर इस डबल फ्रीक्वेंसी डबल वोल्टेज पर हम लोग देखेंगे कि हमारा इंसुलेशन कॉइल का बीच का इंसुलेशन, या हमारा टर्न के बीच का इंसुलेशन, या हमारे पास बॉडी और वाइंडिंग के बीच का इंसुलेशन प्रॉपरली काम कर रहा है, यानी उसकी विथ स्टैंड कैपेबिलिटी प्रॉपरली है या नहीं है। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ से डबल वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और डबल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं। एमीटर लगा हुआ है करंट मेज़र करने के लिए, वोल्ट मीटर लगा दिया कितना वोल्टेज है, और जिस साइड में हम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर हम लोग कनेक्शन करेंगे और दूसरा साइड जो होगा उसको ओपन कर देंगे और ओपन करने के बाद उसको अर्थ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग LV साइड सप्लाई दिए हुए हैं। आप सेम LV साइड की जगह अगर हमको HV की वाइंडिंग का इंसुलेशन मेज़र करना है तो सारा सप्लाई किधर कनेक्शन होगा, HV साइड कनेक्ट होगा और LV ओपन करके इसको अर्थ कर देंगे हम लोग, और वहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। तो अभी LV के साथ किए हुए हम कनेक्शन, यानी LV की जो वाइंडिंग बंदी है वहाँ पर के इंसुलेशन के स्ट्रेंथ को विथ स्टैंड कैपेबिलिटी को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 3 फेज सोर्स दिए हुए हैं और वोल्टेज जो हमारा सप्लाई होगा, पहले हम लोग वोल्टेज जितना भी प्रोवाइड करना हायर वोल्टेज उसका 1/3 वोल्टेज ही प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज करते हैं। लगभग जो टेस्ट का ड्यूरेशन होता है वो 60 सेकंड होता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को भी जस्ट डबल कर देते हैं। 50 हर्ट्स अगर रेटेड वैल्यू है तो हम 100 हर्ट्स पर इसके इंसुलेशन को चेक करते हैं, ठीक है। और प्रोसीजर क्या क्या है आगे हमने लिखा हुआ है। तो अब देखिए प्रोसीजर के अंदर वही सारी बात हमने लिखा है। इन दिस टेस्ट वोल्टेज इक्वल टू ट्वाइस द रेटेड वोल्टेज इन मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड होगा उसका जस्ट हम लोग डबल, हम लोग ट्वाइस वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। मे बी आइदर HV और LV साइड, अगर HV साइड टेस्ट कर रहे हैं तो HV साइड देंगे, LV साइड अगर टेस्ट कर रहे हैं तो LV साइड डबल वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज शुड ऑल्सो बी ट्वाइस द रेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, यानी फ्रीक्वेंसी को भी हम लोग क्या करेंगे, डबल कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, ठीक है। द टेस्ट शैल शॉर्ट विथ वोल्टेज लोअर देन 1/3 ऑफ द फुल टेस्ट वोल्टेज, यानी जितना पर हमको टेस्ट करना है उसका 1/3 वोल्टेज ही हम क्या करेंगे, शैल स्टार्ट, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इट शैल बी क्विकली इंक्रीज अप टू डिज़ायर वैल्यू, जितना हमको चाहिए, यानी हमको ट्वाइस वैल्यू चाहिए, दोगुनी वैल्यू चाहिए, तो उसको हम लोग 60 सेकंड नहीं, बहुत क्विकली हम लोग इंक्रीज करेंगे और हम लोग ट्वाइस वैल्यू तक रीच करेंगे। और जो ड्यूरेशन होगा वो टेस्ट का कितना होगा, द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट शैल बी 60 सेकंड। ऐसे नहीं, चूंकि हमारे पास क्या है, हम लोग बहुत वोल्टेज को जस्ट डबल कर दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे रहे हैं, इसीलिए जो टेस्ट ड्यूरेशन है वो केवल 60 सेकंड ही है। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा या 2 घंटा रखेंगे तो इतना हायर डबल वोल्टेज पर रखेंगे तो आपका इंसुलेशन फेलवर हो जाएगा। इसीलिए 60 सेकंड के अंदर ही हमको क्या करना होता है, टेस्ट को कंप्लीट करना होता है। द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट शैल बी 60 सेकंड। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। इफ़ द टेस्ट फ्रीक्वेंसी एक्सीड ट्वाइस द रेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी अब ट्वाइस से भी इंक्रीज कर जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी, तो कितना देर हम टेस्ट करेंगे, ड्यूरेशन उसका क्या होगा। इफ़ टेस्ट फ्रीक्वेंसी एक्सीड ट्वाइस द रेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफार्मर द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट शैल बी, ये फार्मूला से निकलेगा। तो अगर हम मान के चलिए ट्वाइस हो रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, 60 सेकंड में हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जा रहा था, लेकिन ट्वाइस से मान लिया हम 2 गुना से 4 गुना कर दिया। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास मान के चलिए 50 हर्ट्ज थी, तो ट्वाइस करे तो 100 हर्ट्ज हो रहा था, लेकिन अब मान के चलिए हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ट्वाइस की जगह पर 200 हर्ट्ज कर दे रहे हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, यानी 4 गुना हो गया। तो अब हम कितने देर टेस्ट करेंगे, तो अब आप 60 सेकंड टेस्ट नहीं कर सकते हैं, कितना देर करेंगे, तो इस फार्मूला से कैलकुलेट होगा। तो आपको क्या करना होगा, 120 इंटू रेटेड फ्रीक्वेंसी मान के चलिए 50 हर्ट्ज है, तो आपका टेस्टेड फ्रीक्वेंसी अब कितना, 4 गुना आपने बढ़ा दिया है, तो अब 400 हर्ट्ज यहाँ हो गया, 50 से ये कट गया और आपका यहाँ हो गया, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, आपकी ये वैल्यू निकल जाएगी। तो अब यहाँ से आपकी वैल्यू जो निकलेगी यहाँ पर, यही वैल्यू आपकी क्या होगी, आपकी वो ड्यूरेशन निकलेगा, ठीक है। तो आपका 50 सेकंड या 20 सेकंड जो भी आपका ड्यूरेशन निकलेगा, उतना ही देर तक आप क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट को आप कर सकते हैं, क्योंकि अब क्या हो गया है, आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ गई है ट्वाइस से, ठीक है। और टेस्ट हमारा सक्सेसफुल हुआ यानी वो कैसे मालूम चलेगा, दिस टेस्ट इज सक्सेसफुल इफ़ नो ब्रेकडाउन अकर, यानी ब्रेकडाउन अकर नहीं हुआ कहीं पर भी, तो इसका मतलब आपका टेस्ट क्या है, सक्सेसफुल है। अगर कहीं पर भी टेस्ट आपका ब्रेकडाउन हो गया है, यानी आपका कॉइल के बीच में या टर्न्स के बीच में, तो इसका मतलब आपका टेस्ट क्या हो गया है, फेलवर हो गया, आपका इंसुलेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका
जो आपका पहला टेस्ट था उस टेस्ट से रिलेटेड हम लोग सारी बात कर ली है ना। ये इंड्यूस ओवर वोल्टेज विथ स्टैंड टेस्ट से रिलेटेड सारी बात हमने किया। दूसरा जो टेस्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपरेट सोर्स वोल्टेज विथ स्टैंड टेस्ट। इस टेस्ट में क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट सोर्स लगा हुआ है, सेपरेट सोर्स जो होगा वो सिंगल फेज वोल्टेज सप्लाई देते हैं, सोर्स लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एडजस्टेबल ऑटो ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को बढ़ा लेते हैं और इस बढ़े हुए वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर बना हुआ है, इसके हम लोग प्राइमरी साइड दे रहे हैं। आपको सेकेंडरी साइड अगर टेस्ट करना होगा तो ये सेकेंडरी साइड आपको सारा कनेक्शन करना होगा। ठीक है, तो हमने अब प्राइमरी साइड मान के दिया और यहाँ पर जो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं उस वोल्टेज में से मैक्सिमम वोल्टेज को हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेक डाउन होता है वो मैक्सिमम वोल्टेज की वजह से होता है, इसीलिए पीक वोल्ट मीटर लगाए हुए हैं। यह डिजिटल वोल्ट मीटर होगा जो हमारा पीक वोल्टेज को मेज़र करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टेस्ट की सहायता से क्या कहा जाता है, द डाइलेक्ट्रिक टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द एबिलिटी ऑफ मेन इंसुलेशन। इससे पहले जो हम लोग इंसुलेशन की बात कर रहे थे वो कॉइल के इंसुलेशन, टर्न के इंसुलेशन की बात कर रहे थे और मेन इंसुलेशन की बात कर रहे थे, लेकिन इस टेस्ट में क्या होगा, केवल मेन इंसुलेशन की बात होगी। और मेन इंसुलेशन क्या होता है आपका, आपकी वाइंडिंग और आपका बॉडी के बीच में जो इंसुलेशन होता है, यानी जो ऑयल का इंसुलेशन है वो आपका मेन इंसुलेशन है। ठीक है, तो वो इंसुलेशन आपका फेलवर हो रहा है या नहीं, तो उसके अंदर विथ स्टैंड कैपेबिलिटी कितना है, उसी को टेस्ट करने के लिए हम लोग ये वाला टेस्ट यानी सेपरेट सोर्स विथ वोल्टेज विथ स्टैंड टेस्ट करते हैं। तो इसमें सेपरेट सोर्स लगा देंगे, सिंगल फेज सोर्स होगा आपका, और इसको हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को बढ़ा लेंगे और बढ़ाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को प्रोवाइड करेंगे। इसमें हमने क्या किया हुआ है, तीनों टर्मिनल को कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद सिंगल फेज सप्लाई, ये आपका फेज हो गया और इधर से न्यूट्रल, और ये आपको सिंगल फेज सप्लाई मिल गई। और जिधर टेस्ट नहीं कर रहे हैं वहाँ पर की सारी वाइंडिंग को क्या कर देंगे, हम कनेक्ट करके अर्थ कर देंगे, ग्राउंडेड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हमको इस साइड करना होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारे सोर्स को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और इस वाले साइड को हम अर्थ ग्राउंडेड कर देंगे। ठीक है, और पहले की तरह प्रोसीजर, वोल्टेज को हम लोग बढ़ाते हैं, इसके अंदर भी 1/3 वोल्टेज से स्टार्ट करते हैं और फिर मैक्सिमम वोल्टेज तक हम लोग जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोसीजर हमने लिखा है, एक एक पॉइंट करके देखिए। ऑल 3 लाइन टर्मिनल ऑफ वाइंडिंग टू बी टेस्टेड आर कनेक्टेड टुगेदर। सबसे पहले हमने क्या किया, जिधर टेस्ट करना है वहाँ पर की तीनों वाइंडिंग को आपस में क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। दूसरा काम क्या किया, अदर वाइंडिंग टर्मिनल विच आर नॉट अंडर टेस्ट एंड ऑल्सो टैंक ऑफ ट्रांसफार्मर शुड बी कनेक्टेड टू द अर्थ। यानी जहाँ पर टेस्ट जिसका नहीं कर रहे हैं उसकी सारी वाइंडिंग को और जो आपका टैंक ट्रांसफार्मर का, इसको भी कनेक्ट करके क्या कर दें, सबको अर्थ कर दे रहे हैं, क्योंकि इसका टेस्टिंग का काम अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, देन सिंगल फेज पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज ऑफ इज अप्लाइड फॉर 60 सेकंड टू द टर्मिनल ऑफ वाइंडिंग अंडर टेस्ट। यानी आपकी जो वोल्टेज है वो वोल्टेज आप मैक्सिमम वोल्टेज हम प्रोवाइड करेंगे पावर फ्रीक्वेंसी या रेटेड फ्रीक्वेंसी पर, और कितने देर प्रोवाइड करेंगे, 60 सेकंड तक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 60 सेकंड तक हम केवल आपकी मैक्सिमम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, और उस वोल्टेज का पिछले वाले केस के अंदर हम लोग ट्वाइस फ्रीक्वेंसी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर पावर फ्रीक्वेंसी के अंदर हम लोग टेस्ट करेंगे और 60 सेकंड तक इसका ड्यूरेशन होगा। और क्या पॉइंट है, द टेस्ट शैल बी परफॉर्म ऑन ऑल द वाइंडिंग 1 by 1। पहले तो सबका कंबाइन कर किया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंगल ईच वाइंडिंग का, प्रत्येक वाइंडिंग का हम लोग टेस्ट करेंगे। द टेस्ट शैल बी परफॉर्म ऑन ऑल द वाइंडिंग 1 by 1। एक एक करके सब वाइंडिंग का हम लोग इंसुलेशन चेक करेंगे, यानी उस वाइंडिंग और आपका बॉडी या अर्थ के बीच में आपका इंसुलेशन प्रॉपरली काम कर रहा है, यानी उसकी विथ स्टैंड कैपेबिलिटी सही है या नहीं। ठीक है, द टेस्ट इज सक्सेसफुल इफ नो ब्रेकडाउन इन डाइलेक्ट्रिक ऑफ इंसुलेशन अकर ड्यूरिंग टेस्ट। अगर टेस्ट के दौरान आपका फेलवर नहीं होता है, अर्थ में नहीं जा रहा है, तो आपका टेस्ट सक्सेसफुल है, यानी आपका इंसुलेशन प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर आपका मान के चलिए यहाँ पर क्या हो गया, इसके अंदर से करंट जाने लगा, तो क्या होगा, आपका यहाँ से बॉडी से करंट होता हुआ अर्थ में चला जाएगा
और जैसे अर्थ में जाएगा आपका यहाँ पर MCB लगा होगा और सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। इसका मतलब आपका यहाँ पर का इंसुलेशन क्या है, उसके अंदर विथ स्टैंड कैपेबिलिटी नहीं है हायर वोल्टेज को सहने का, ठीक है। और यहाँ पर भी पिछले केस की तरह 1/3 वोल्टेज से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम वोल्टेज तक जाएंगे, ठीक है। एक और पॉइंट नोट पॉइंट में क्या लिखा है, इन दिस ट्रांसफार्मर टेक द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज मेजर। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, पीक वोल्टेज मेजर करते हैं, क्योंकि इसी पीक वोल्टेज की वजह से आपका क्या होगा, इंसुलेशन फेलवर होगा, ठीक है। और ये जो वोल्ट मीटर होगा वो आपका डिजिटल वोल्ट मीटर लगा हुआ होगा। अच्छा, इस केस के अंदर हमारे पास जो वोल्टेज प्रोवाइड करें वो कितना वोल्टेज है, अभी तक हम इसकी बात नहीं किया। पिछले वाले केस के अंदर जो वोल्टेज था वो हमारा ट्वाइस वोल्टेज था, लेकिन इस वाले केस में वोल्टेज के लिए क्या किया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है BIS के अनुसार। उसी टेबल के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, इस वाले टेस्ट के अंदर हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ हाई वोल्टेज दैट शुड बी अप्लाइड इन दिस टेस्ट क्या है आपका, वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर केवी में, यानी 3.3 केवी का अगर ट्रांसफार्मर है तो उसको वोल्टेज बढ़ाकर कितना देंगे हम, 16 केवी देंगे। अगर हमारा ट्रांसफार्मर 6.6 केवी का है तो उसको कितना वोल्टेज देंगे, 22 केवी देंगे। अगर 11 केवी का ट्रांसफार्मर है तो उसको हम लोग 28 केवी देंगे। इसी तरह हमारे पास चार्ट बना हुआ है, इसी चार्ट के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर यानी हमारा जो सेकंड वाला टेस्ट है, इस टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेपरेट सोर्स वोल्टेज विथ स्टैंड के अंदर इस टेबल के अनुसार हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है उसके इंसुलेशन की विथ स्टैंड कैपेबिलिटी को हम लोग चेक करेंगे। तो ये आपका दूसरा टेस्ट से रिलेटेड सारी बात हो गई, ठीक है। अब थर्ड टेस्ट और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है आपका इम्पल्स वोल्टेज विथ स्टैंड टेस्ट। ये टेस्ट क्या कहता है, सबसे पहले तो जो इम्पल्स होता है उसको समझिए। इम्पल्स क्या है, इम्पल्स का मतलब यहाँ पर हम लोग लाइटनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइटनिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, सडनली हमारा ट्रांसमिशन के अंदर या ट्रांसमिशन के साथ इक्विपमेंट लगा हुआ ट्रांसफार्मर, तो वहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू सडनली बढ़ जाती है। यदि लाइटनिंग इफेक्ट होता है तो यानी बिजली गिर गई तो वहाँ पर वोल्टेज सडनली बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर ट्रांसफार्मर के अंदर भी आपकी लाइटनिंग या ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में आपका ट्रांसफार्मर की इनपुट साइड या आउटपुट साइड आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी लाइटनिंग इफेक्ट होगा, तो वहाँ पर आपकी सडनली वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी और उस वोल्टेज बढ़ने की वजह से आपका क्या हो जाएगा, इंसुलेशन फेलवर हो जाएगा। और यदि इंसुलेशन फेलवर हो जाता है तो आपका ट्रांसफार्मर आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हमको ट्रांसफार्मर इम्पल्स या आप लाइटनिंग के केस में हमको चेक करना है कि ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन प्रॉपरली काम करता है, यानी उसके अंदर कितना विथ स्टैंड कैपेबिलिटी है को वो इम्पल्स को या लाइटनिंग को सह सकता है, ठीक है। तो लाइटनिंग की वजह से जो वोल्टेज सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है उसी वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स वोल्टेज कहते हैं, या इसी को लाइटनिंग इम्पल्स वोल्टेज कहा जाता है। और इसी लाइटनिंग इम्पल्स वोल्टेज पर हम जो इंसुलेशन है ट्रांसफार्मर के अंदर उसकी विथ स्टैंड कैपेबिलिटी को हम चेक करेंगे और इस टेस्ट के अंदर हम लोग इम्पल्स वोल्टेज पर इंसुलेशन की प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। तो सबसे पहले लाइटनिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखा गया, क्या क्या है, द लाइटनिंग इज ए कॉमन फिनोमिनन इन ट्रांसमिशन लाइन, लाइटनिंग स्ट्रोक ऑन ए लाइन कंडक्टर कॉज इम्पल्स वोल्टेज, यानी लाइटनिंग की वजह से जो वोल्टेज होगा उसी को क्या कहा जाएगा, इम्पल्स वोल्टेज कहा जाएगा। द लाइटनिंग द टर्मिनल इक्विपमेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन सच एज पावर ट्रांसफार्मर इक्विपमेंट लाइटनिंग इम्पल्स वोल्टेज, यानी आपका जो हमारा इक्विपमेंट है उसमें आपका ट्रांसफार्मर एक इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है जहाँ पर आपका लाइटनिंग इम्पल्स वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। अगेन इसके अलावा लाइटनिंग के अलावा आपका क्या हो सकता है, अगेन ड्यूरिंग ऑल काइंड ऑफ ऑनलाइन स्विचिंग ऑपरेशन इन द सिस्टम, यानी लाइटनिंग के अलावा आप जो स्विचिंग ऑपरेशन करते हैं ऑनलाइन कंडीशन में तो उसमें भी क्या होता है, सर्जेस प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग ट्रांजिएंट कहते हैं। देयर विल बी स्विचिंग इम्पल्स अकर इन द नेटवर्क, ठीक है। तो ऑनलाइन कंडीशन में यदि ट्रांसफार्मर के आप आइसोलेटर को ऑनलाइन कंडीशन में ओपन या क्लोज कर दिया तो उस समय क्या होगा, एक स्विचिंग सर्ज प्रोड्यूस होगा। तो उस स्विचिंग की वजह से भी क्या होता है, आपका इंसुलेशन पर इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग को उस स्थिति में चेक करना है कि इंसुलेशन हमारा प्रॉपरली उसके पास विथ स्टैंड कैपेबिलिटी है या नहीं है। इंसुलेशन इज ए मोस्ट
important constituent of the transformer. Any weakness in the insulation may cause the failure of the ट्रांसफार्मर, यानी आपका इंसुलेशन फेल हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर भी फेल हो जाएगा। अब इसका इम्पल्स टेस्ट का डायग्राम देखिए, कनेक्शन क्या हुआ है, बहुत सिंपल डायग्राम हमने बनाया है, बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, लेकिन आसानी से समझने के लिए ये डायग्राम आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो हमने एक ट्रांसफार्मर देखा है जहाँ पर HV साइड आपका 3 फेज दिखाया हुआ है RYB, और आपका LV साइड RYB एंड न्यूट्रल दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब इस टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिंपली किसी एक लाइन के अंदर, सारे लाइन को नहीं, 3 फेज नहीं, किसी एक लाइन के अंदर R को हमने ले लिया, और R के अंदर हम क्या करते हैं, इम्पल्स जनरेटर, एक सेपरेट इक्विपमेंट होता है जो हमारा इम्पल्स जनरेट करता है, बहुत हायर वोल्टेज जनरेट करता है बहुत कम समय के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इम्पल्स जनरेटर की सहायता से इम्पल्स वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे, यानी बहुत हायर वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे, और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि हमारा इंसुलेशन उस स्थिति में फेलवर होता है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर R, सिमिलरली अगर Y को करना होगा तो Y, और B को करना होगा तो B, और जहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं उसके अलावा जितना भी कनेक्शन होगा सबको क्या कर देंगे, हम अर्थ कर देंगे, ठीक है। अब इसके साथ क्या लगा होता है, एक हमारा करंट ऑक्सीलोग्राम बोलते हैं या CRO, कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप लगा होगा, जहाँ पर आपका वेव प्रोड्यूस होगा। यदि आपका इम्पल्स जनरेटर की सहायता से इम्पल्स प्रोड्यूस किया और आपका इंसुलेशन फेलवर हो गया, जिसकी वजह से बॉडी में करंट फ्लो होने लगा, तो वहाँ से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, CRO के पास चला जाएगा, और CRO में क्या हो जाएगा, एक वेव जनरेट हो जाएगा, यानी आपका इंसुलेशन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर वेव प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। या आपका वेव के अंदर कुछ डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो जाएगा, वेव सही से नहीं बन रहा है। तो इसका सब का मतलब क्या होता है कि आपने जो इम्पल्स दिया था वो इम्पल्स ने आपके इंसुलेशन को फेलवर कर दिया है, जिसकी वजह से आपका वेव शेप CRO के अंदर बन रहा है, ठीक है। तो आप CRO की सहायता से क्या कर सकते हैं, इम्पल्स टेस्ट के अंदर हमारा इंसुलेशन प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं उसको मालूम कर सकते हैं। या CRO की जगह पर जनरल आप नॉइस सुन के या आप और किसी तरह का हीटिंग इफेक्ट देखकर भी मालूम कर सकते हैं कि आपका इम्पल्स के कारण इंसुलेशन फेलवर हो रहा है या नहीं, कोई चीज़ जल रही है या इस तरह का और कोई आपका इफेक्ट हो रहा है, तो उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि आपका इंसुलेशन डैमेज हो रहा है इम्पल्स वोल्टेज पर। और जो इम्पल्स टेस्ट किया जाता है ये बहुत माइक्रो सेकंड के लिए, इससे पहले 2 टेस्ट की बात किया था वो आपका 60 सेकंड ड्यूरेशन के लिए होता था, लेकिन जो इम्पल्स टेस्ट होता है ये माइक्रो सेकंड के लिए होता है, बहुत कम समय में बहुत हायर वोल्टेज प्रोवाइड करके हम लोग इंसुलेशन के विथ स्टैंड कैपेबिलिटी को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। यही सारा बात हमने पॉइंट में भी लिखा है। द इम्पल्स जनरेटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द स्पेसिफाइड वोल्टेज इम्पल्स वेव या इम्पल्स वोल्टेज बोल सकते हैं, जो आपका इम्पल्स जनरेटर की सहायता से हम इम्पल्स वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। फॉर ए 3 फेज ट्रांसफार्मर इम्पल्स इज कैरिड आउट ऑन 3 फेज रिस्पेक्टिवली, तीनों को अलग अलग देंगे एक एक करके रिस्पेक्टिवली। द वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन ईच ऑफ द लाइन टर्मिनल इन ट्रांसफार्मर, प्रत्येक लाइन को अलग अलग दिया जाएगा ऑन ईच ऑफ द लाइन द ट्रांसफार्मर कीपिंग द अदर टर्मिनल अर्थ, बाकी सारा टर्मिनल को हमने क्या कर दिया है, अर्थ कर दिया है, जिसको हम लोग सप्लाई इम्पल्स दे रहे हैं, केवल वहीं पर इम्पल्स जनरेटर के साथ कनेक्ट किया, बाकी सारे टर्मिनल को क्या कर दिया है, अर्थ कर दिया है, और उसको CRO के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और देयर द करेंट एंड द वोल्टेज वेव शेप आर रिकॉर्ड ऑन द ऑक्सिलोस्कोप एंड any distortion of the wave shape is the failure of the transformer, यानी यहाँ पर अगर वेव शेप बन रहा है कुछ डिस्टॉर्शन हो रहा है तो इसका मतलब आपका है इंसुलेशन आपका फेलवर हो गया, जो आपका CRO आपको बताएगा, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।